सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी सर अब ठीक है। अच्छा, एक तो हमने लास्ट टाइम देखा था जो कोड हमने किया था, उसमें जो हमने फील्ड्स बनाई थी। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ट्रू कर दूं, और जो डैशबोर्ड में हम फील्ड्स बनाने के लिए, जो मेटा बॉक्सेस बनाने के लिए ऑप्शन थी, उसको ज़रा मैं इनेबल कर लेता हूँ। ये अब आपने देखा था कि हमें स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पर ये फील्ड्स जो हैं वो किस तरह, मैंने आपको बताया था कि वन के लिए इमेज बॉक्स का, लिंक का और टाइटल का अलग था। लेकिन हमने देखा था कि कंटेंट की फील्ड ऐसी होती है जिसमें, ग्रुप की फील्ड बेसिकली ऐसी होती है जिसमें आप एक ग्रुप की फील्ड में मल्टीपल इनपुट बॉक्सेस या मेटा बॉक्सेस बना सकते हैं। लेकिन वो कोड में अवेलेबल नहीं है, कोड के थ्रू हम नहीं बना सकते थे। तो हम एक इसका अल्टरनेटिव यूज़ करके देखते हैं। आपको मैंने जानबूझकर उस दिन नहीं बताया, इसको टेस्ट भी नहीं किया, कि आप लोग जो है वो पहले प्रैक्टिस करें, सारी फील्ड बनानी सीखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें। थोड़ा खपें। अब इसका एक इजी वे ट्राई करके देखते हैं। कस्टम फील्ड्स में आते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ से जो हमने कस्टम फील्ड्स वैसे कोड के ज़रिए बनाई हुई हैं, उनको मैं हाइड कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब हमारे पास कोई मेटा फील्ड नहीं है। अब हम यहाँ से एक फील्ड ग्रुप बनाते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ स्लाइडर इन्फो, और यहाँ पर हम फील्ड ऐड कर लेते हैं। सबसे हमें पहले हमें क्या चाहिए था? स्लाइड हेडिंग। ठीक है, इसकी जो आप उसी तरह से इसको यूनिक नेम दें। इसको मैं साथ कॉपी भी कर लेता हूँ। यहाँ से आप चूज करें, ये आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी, इंस्ट्रक्शंस हैं, रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कर दें, डिफॉल्ट वैल्यू आप कोई दे सकते हैं, प्लेस होल्डर दे सकते हैं, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमें कौन सी फील्ड चाहिए? मैं साथ खोल भी लेता हूँ साइट। उसके बाद हमें स्लाइड का लिंक चाहिए था, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमें चाहिए थी फील्ड यूआरएल। ठीक है, और उसके बाद टाइटल हो गया, मोर लिंक हो गया, फीचर्ड इमेज हमने फीचर्ड इमेज के थ्रू मैनेज करनी है। उसके बाद ये हमारा मेन काम था कि एक बॉक्स में हमें तीन फील्ड चाहिए, एक आइकन के लिए, एक उसके टाइटल के लिए, और एक उसके ऊपर क्लिक पे लिंक के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एक नई फील्ड ऐड करें, इसको इनको बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ आइकन बॉक्स 1। ठीक है, और इसके साथ प्रीफिक्स कर लेते हैं। अब इसकी फील्ड टाइप जो है वो हम करेंगे ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो ये यहाँ पर फिर पूछेगा आपसे कि आपने इस ग्रुप के अंदर कितनी फील्ड्स ऐड करनी है। अब हम तीन फील्ड्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इनको यूनिक प्रीफिक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मेन पेरेंट के साथ प्रीफिक्स्ड ही होती हैं, तो ये वैसे कॉल भी नहीं होंगी। अब इसको मैं कह लेता हूँ कि सबसे पहले हमें एक आइकन चाहिए। उसके अंदर आइकन के लिए आप इमेज जो है वो दे सकते हैं, या क्योंकि आइकन की यहाँ पर आइकन पिकर कोई भी नहीं है, इसके लिए एक्स्ट्रा इनकी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह देखनी पड़ती है। लेकिन उसका अगर आपने फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ किए हुए हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बनाकर उसे कह सकते हैं कि जी आप इसमें फ़ॉन्ट ऑसम का जो आइकन का नेम है वो दे दें, या आप अपनी लिस्ट बनाकर उसको जो है वो ड्रॉप डाउन के अंदर दे दें, ड्रॉप डाउन बना लें इसकी।
और उसके अलावा आइकन पिकर यहाँ पर हमारे पास कोई है नहीं, वो इसकी कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन देख लेंगे बाद में देखनी हुई। लेकिन अभी हम इसको कर लेते हैं कि जी इमेज है, इमेज फाइल आप एज ए आइकन दे दें। ठीक है, इमेज, यहाँ से आप इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेट रिटर्न फॉर्मेट आपके पास क्या हो है रही चाहिए हमें। इमेज आईडी भी आप ले सकते हैं, इमेज यूआरएल भी ले सकते हैं। ओके, अब हमें आइकन के साथ जो है वो एक और फील्ड चाहिए कि हमने उसको लेबल देना है, तो इसको लेबल ही रखते हैं, टेक्स्ट। ओके, अब हमें एक लिंक की फील्ड चाहिए, इसको मैं कह लेता हूँ लिंक, और इसको हम यूआरएल बना देते हैं। ओके, अब इस ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 फील्ड्स आ गई हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कितने बॉक्सेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो हम सिर्फ ये 6 ग्रुप बनाएंगे, यानी कि आइकन बॉक्सेस के 6 जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे। उस पहली सूरत में आपने क्या करना था कि आपने 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपने इतनी ज़्यादा फील्ड्स जो हैं वो बनानी थी। लेकिन अब वो आपका काम रिड्यूस हो गया, जितने आपको बॉक्सेस चाहिए आप उतने सिर्फ ग्रुप फील्ड्स बनाएंगे। अब इसको एक दफ़ा ज़रा पब्लिश करता हूँ। सॉरी, पब्लिश करने से पहले हमने यहाँ से चूज़ करना है कि पोस्ट टाइप जो है वो कैटेगरी स्लाइडर हो, तो ये डिस्प्ले हो। अब ऑब्वियसली ये जो हमने फील्ड्स बना ली हैं, मैं यहाँ से अगर इसको देखें तो ये देखें, अब आपके पास पूरा आइकन बॉक्स आ गया, उसके अंदर उसकी इमेज चूज़ करें, लेबल चूज़ करें और लिंक चूज़ करें, और ये आइकन बॉक्स 1 है। आप इस तरह से बाकी के 5 मजीद आइकन बॉक्सेस बना लेंगे तो यूज़र के पास ही आ जाएगी। और अगर आपके पास प्रो हो तो आप इसको रिपीटर बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ जो है वो आप एक कैटेगरी, इसका एक नाम से कैटेगरी आइकन बॉक्स के नाम से सिर्फ एक रिपीटर बनाएंगे, और यूज़र जितने भी ऐड करना चाहे वो उसको ऐड न्यू क्लिक करके उसको ऐड कर सकता है। अब यहाँ पर इन फील्ड्स को बैकएंड से बना लिया। अब ऑब्वियसली जब आप थीम बना रहे हैं तो आप क्लाइंट साइड पर ये चीज़ें कैसे बनेगी, वो जो थीम इंस्टॉल करेगा उसके पास तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो कस्टम फील्ड में हम टूल्स में आते हैं, एक्सपोर्ट फील्ड ग्रुप्स, और उसमें एक आपके पास ऑप्शन होती है जनरेट पीएचपी की। ओके सॉरी, हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो स्लाइडर इन्फो वाली का हमने जनरेट पीएचपी करना है। तो अब आई बिलीव इसको हमें सारी वो पीएचपी दे देनी चाहिए जो कि ग्रुप के बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारी पीएचपी को। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारी मेटा बॉक्सेस की फाइल थी, मेटा डॉट पीएचपी, इसको ओपन करते हैं। ये तो यहाँ पर ये जो कोड है इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो आई बिलीव वो ग्रुप वाला काम भी इसके अंदर हो जाएगा, जो कि कोड से हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रहा था। ओके, सेव करते हैं, और सेव करने से पहले हम यहाँ से एक दफ़ा इसे मैं कमेंट करूँ, क्योंकि अब हमने वहाँ पर भी ग्रुप बनाया हुआ है, उसको वहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा कोड जो है वो वर्किंग में है। तो कस्टम फील्ड्स में वापस आता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो है यहाँ से इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, तो आप देखिए आपके पास सारा काम उसी तरह से हो रहा है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि इजी मेथड आप लोगों के लिए फील्ड्स बनाने के लिए आ गया कि कोड से भी आप कैसे बच सकते हैं आप। लेकिन इसमें सिर्फ ये देखें, ये जो कीज होंगी, ये जो इसके नेम जनरेट हुए होंगे, हमने अपने आईडीज रखे हुए थे, तो ये ऑटो जनरेटेड होंगी। इनको या तो आप चेंज कर सकते हैं या आप इसी तरह भी रख सकते हैं। देख रहे हैं कि फील्ड की जो की है वो नेम थोड़े से डिफरेंट हैं, और इस तरह से सो ऑन। की वाला तो काम हमने वैसे नॉर्मली हमारे पास था भी नहीं,
ये इसकी कीज की भी एक फील्ड होती है जो पैरामीटर उसमें आ रहे होते हैं। तो यहाँ से अब देखें, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो अब आपको समझ भी आ जाएगी कि ये आइकन बॉक्स बना कैसे हुआ है। अब इसमें सिर्फ क्या है कि इसके में एक लेआउट का पैरामीटर आया हुआ है जिसकी टाइप जो है वो ब्लॉक कर दी है इन्होंने, और उसके बाद सब फील्ड्स की एक पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, और इसमें आपको उन्होंने एरेज बना कर दी हुई है, आप मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हैं। अब यहाँ तो आप वहां से बैकएंड से फील्ड सारी बना लें और यहाँ आप इसी कोड को रिपीट कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बैकएंड से फील्ड्स बनाना आसान है, क्योंकि विजुअल आपके पास बिल्डर है। आप सारी फील्ड्स जिस तरह से बनानी है वो बना लें, बनाने के बाद उसका पीएचपी कोड अपनी थीम के अंदर एम्बेड कर लें, और उसके बाद आप फंक्शन से जाकर उसकी इवन जो यहाँ पर बॉक्सेस आ रहे हैं इनको भी आपने हाइड करना हो तो आप यहाँ से इस टैब को भी हाइड कर दें जैसे हमने किया हुआ था, ताकि आपका सारा आप फील्ड्स भी इजीली जनरेट कर लें, और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, यूजर एंड के पास आपकी थीम में एक क्लीन सिस्टम भी आ जाएगा। यूजर जब थीम को एक्टिवेट करेगा उसके पास ऑटोमेटिकली ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी। समझ आइए अब? जी सर। सर मैंने तो यूज ही मेटा बुक्स किया हुआ था, इसे तो मैंने देखा ही नहीं था एसीएफ को। हम्म, आवाज नहीं आई आप? सर मैंने तो यूज ही मेटा बुक्स किया है, जो फील्ड्स बनाई है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। यानी कि इसी में करना पड़ेगा अब। ये आसान है, और ये उससे कह लें कि ये ज्यादा फील्ड्स की चॉइसेस आपके पास हैं, और वो तो सारा आप कोड से करोगे ना, उसमें आपको लंबा काम करना पड़ेगा। जी सर। अब आपकी चॉइस पर है, आप चाहे मेटा बॉक्स यूज कर लें, चाहे जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है आपकी डेवलपमेंट में आप उसको यूज कर लें। एसीएफ के साथ आपने जाना है तो एसीएफ के साथ कर लें, और अगर आपने मेटा बॉक्स के साथ जाना है तो मेटा बॉक्स के साथ जा लें। लेकिन एसीएफ में उनका भी, मेटा बॉक्स वालों का भी विजुअल बिल्डर है, लेकिन वो प्रो वर्जन में आता है। लेकिन ये एसीएफ चूंकि था ही विजुअल बिल्डर और पीएचपी, और इसके इन्होंने जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो बाद में स्टार्ट की है डेवलपर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो ये आप लोगों के पास ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एसीएफ ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर इसको भी हम एसीएफ को बैक इन थीम में दे के इसको वहां से हम हाइड कर सकते हैं, जैसे हमने मेटा बॉक्स को हाइड किया था प्लगइन को। तो ये आप लास्ट क्लास में नहीं थे, ये यही तो काम किया हुआ है हमने, ये खत्म हो तो जाता है। ये किस जी लिए सर, किया उसमें हुआ है फिर ये वो ऊपर एरर आ गया था ना, इमेज का किसी चीज का एरर आया हुआ था ऊपर। एरर तो कोई नहीं आया हुआ था। ये लो, ये यहाँ से फिर आपकी ऑप्शन गायब हो जाती है। ये प्लगइन वैसे भी हमने थीम के अंदर फाइल रख के एम्बेड किया हुआ है। अच्छा जी, ओके। तो इसकी समझ आ गई अब सारों को? कर लेंगे बाकी, अब फीड्स बना लेंगे। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इन फील्ड्स की वैल्यूज को फ्रंट एंड पर इस्तेमाल करना और प्रिंट करना भी सीख लेते हैं। शॉपमैन स्लाइड के नाम से हम, या इसमें हम इसको इस तरह कह लेते हैं, स्लाइड 1 स्लाइड 2। और यहाँ पर एक स्लाइड बना लेते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ शॉप फॉर मैन। ठीक है,
यहाँ पर आपने वो कैटेगरी या उस पेज का लिंक देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अभी जो हमारा मेन यूआरएल है वही दे देता हूँ, क्योंकि अभी हमने वो कॉमर्स और बाकी काम किया नहीं है। अब यहाँ पर आप आइकन दें। आइकन चूंकि मेरे पास उसकी एसेट फाइल्स पड़ी हुई है, मैं यहाँ से वही दे देता हूँ। यहाँ पर आपने लिंक दे दिया और स्लाइड की इमेज हमने सेट करनी है। इसको मैं ये चाहिए हमें। ओके, सारा डाटा आ गया, इसको पब्लिश कर देते हैं। अभी एक ही स्लाइड पब्लिश करते हैं। अब इन फील्ड्स को आपने फ्रंट एंड पर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और यहाँ पर डिस्प्लेइंग वैल्यूज इन योर थीम। अब इसमें जो वैल्यू है वो आप गेट पोस्ट मेटा के जरिए भी, वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट फंक्शन है उसके जरिए भी फेच कर सकते हैं, या आप जो है वो ACF का फंक्शन है गेट फील्ड्स का, इसको भी आप फेच कर सकते हैं इसके जरिए। गेट फील्ड सॉरी, इसमें आप उस फील्ड की आईडी देंगे जिसमें आपने जो है वो फील्ड फेच करनी है। और फील्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए द फील्ड का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये कोड एग्जांपल जो है वो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है ACF कोड एग्जांपल्स में, जिसमें यहाँ पर है जैसे आपने जो फील्ड का नेम दिया है यूनिक, वो यहाँ पर आप फील्ड नेम देंगे। और अगर सिर्फ आपने रिट्रीव करनी है एज ए वेरिएबल उसकी वैल्यू, तो आप गेट फील्ड करेंगे। बाद का चूंकि हमने गेट फील्ड तब इस्तेमाल होता है जब आपने कोई कंडीशनल काम परफॉर्म करना हो, कि जैसे ट्रू फॉल्स आपने सेट किया हुआ है कि अगर ये कोई आपने लेआउट इस तरह का बनाया हुआ है कि ये दिखाओ या ना दिखाओ, तो आप उसको इफ कंडीशन वगैरह लगाने के लिए या उस वेरिएबल के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई फंक्शन अप्लाई करने के लिए, आप पहले गेट फील्ड में उसको एज ए वेरिएबल उसको सेव कर लेंगे, और उसके बाद आप जहां पर आपने उसको प्रिंट करवाना हो तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली सिर्फ प्रिंट करवाना है तो आप द फील्ड के अंदर उसका नेम देकर प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फील्ड की वैल्यू के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि गेट फील्ड में आप उसका वेरिएबल आता है, तो आप उसके ऊपर कंडीशनल चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं PHP की, अगर आपने लगानी है उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए कि अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये कर दो, ये इसके इक्वल है तो ये कर दो। ओके, और इसी तरह से इमेज का आपको अगर URL चाहिए हो, वर्किंग विद इमेज URLs, तो यहाँ से इस तरह से उन्होंने पूरा फंक्शन दिया हुआ है कि आप पहले जो है वो इमेज का अटैचमेंट सोर्स लेंगे इमेज का, और उसके बाद उसको आप प्रिंट करने के लिए उसके बाद ये कोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिपीटर फील्ड, चूंकि रिपीटर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो रिपीटर के लिए आपके पास यहाँ पर इस तरह से सारी ऑप्शंस आती हैं। और उसके बाद क्योंकि हमने एक ग्रुप भी इस्तेमाल किया हुआ, उसको पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। मैं यहाँ से द फील्ड को इस्तेमाल करता हूँ और हम सिर्फ होम पेज के ऊपर एक पेज बना लेते हैं, या index.php इस वक्त हमारी ये जो मेन फाइल इस वक्त इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, वो index.php इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक पेज अभी सेट नहीं किया है, उसको कोई टेम्पलेट नहीं लगाया है। तो हमारे पास index.php के ऊपर नॉर्मली आपकी जो आर्काइव बनता है पोस्ट का वो आ रहा होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड में पेज एक बना लेते हैं नया। इसको मैं कह लेता हूँ अभी हमारी टेस्टिंग के लिए, इसको मैं कह लेता हूँ होम। ठीक है, और इस पेज को हम सेट कर लेते हैं
स्टैटिक फ्रंट पेज के तौर पर, होम के पेज को। अब यहाँ पर मैं एक PHP की फाइल बनाता हूँ। जैसे मैंने आपको फाइल्स का ओवरव्यू देते हुए बताया था कि जब आप फ्रंट पेज डॉट PHP की जो फाइल बनाएंगे वो आपके पास आपके फ्रंट पेज के लिए इस्तेमाल होगी, जो कि यहाँ पर हमने developers.wordpress.org के ऊपर थीम डेवलपमेंट में, इनकी थीम बेसिक्स में, टेम्पलेट फाइल्स में हमने देखा था। तो यहाँ से कहाँ गई हमारी फ्रंट पेज? ये फ्रंट पेज डॉट PHP, जब आपने पेज सेट किया होगा कोई, तो आपके पास फ्रंट पेज डॉट PHP की फाइल इस्तेमाल होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो पेज डॉट PHP है सिंपल, जो हमारे पास कहाँ गया, पेज डॉट PHP, इसको मैं सेव एज करता हूँ और इसको जो नेम है वो हम कह देते हैं फ्रंट पेज डॉट PHP। ओके, और इसमें से ये सारा जो लूप है यहाँ से मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ। अब जब आपने अब आप इस लेक्चर में हम साथ लूप्स भी स्टडी करते हैं कि जब आपने मल्टीपल लूप्स लगाने हो, ये तो क्या करेगा कि सिंपल चेक करेगा कि अगर पोस्ट हैं तो पेज डॉट PHP सिर्फ क्या करेगा कि वो उस पेज टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली सर्व करता है, उसे पता होता है कि क्या ब्राउज किया जा रहा है। तो ये लूप हर पेज के अंदर और पोस्ट डॉट PHP के सिंगल डॉट PHP इस तरह की सारी जगह पर ये एक ही लूप लगा हुआ है, लेकिन जिसको ऑटोमेटिकली खुद ही पता होता है कि इसके अंदर डाटा क्या आ रहा है। लेकिन जब आपने अपनी मर्जी से डाटा बताना हो, जैसे कि हमने कस्टम पोस्ट टाइप से डाटा फेच करना है, हमने एक पेज के ऊपर मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने हैं, एक के अंदर स्लाइडर्स लेकर आने हैं, कहीं पर आपने पोस्ट लेकर आनी है, कहीं पर आपने प्रोडक्ट्स लेकर आनी है, तो आप क्या करते हैं कि आप फिर अपने WP क्वेरी के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल लूप्स जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। पहले इसको मैं कह लेता हूँ, अभी स्टाइलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ डाटा डिस्प्ले करवाते हैं, स्टाइलिंग आप खुद कीजिएगा। इसको मैं कह लेता हूँ कैटेगरी स्लाइडर। स्लाइडर चूंकि हमें इसे बनाना होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे स्लाइडर्स और कैरोसेल वगैरह इंटीग्रेट करने सीखते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक लूप लगाना है। लूप कैसे लगेगा, वो आपके पास WP अंडरस्कोर क्वेरी की क्लास होती है। इस क्लास में आपके पास तमाम जो स्टैंडर्ड लूप, आप पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड लूप में आए, ये उसी तरह से आपको लूप बताएगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि आप इसमें क्वेरी का WP क्वेरी की क्लास यूज कर रहे हैं और आप इसमें कुछ स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स के जरिए बता रहे हैं कि हमें ये वाली इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट डाटा चाहिए, और उसके बाद आपने हर ब्लॉक में एक WP रीसेट पोस्ट डाटा का फंक्शन भी यूज करना होता है। तो हम यही पूरा स्टैंडर्ड लूप का फंक्शन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। अब चूंकि आपने इस लूप को ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स यूज करना होगा एक ही पेज के ऊपर, तो आप इसका नेम और सारों का ये द क्यूरी तो नहीं रखेंगे वेरिएबल, आप इसको चेंज कर लें। इसको हम कह लेते हैं कैट स्लाइडर, कि हमें पता हो कि ये किस मकसद के लिए है। और यहाँ जहां जहां पर ये द क्यूरी लिखा है वहां वहां पर आप इसे रिप्लेस कर लें। अब ये सिर्फ कर क्या रहा है कि पहले इफ कंडीशन में चेक कर रहा है कि अगर ये एक पहले इसका नया ऑब्जेक्ट बना रहा है इस क्लास का, ठीक है, कैट स्लाइडर के अंदर इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जो इन आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर होगा। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करेंगे तो ये सिंपली जो पोस्ट एंड लेटेस्ट आपकी उन्हें फेच कर लेगा। अब लूप के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो इस ऑब्जेक्ट में चेक कर रहा है कि हैव पोस्ट का एक मेथड है, उसके जरिए चेक कर रहा है कि अगर तो कोई पोस्ट मौजूद हैं तो ये काम परफॉर्म करो। अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, HTML जनरेट कर रहे हैं। आप HTML एकोस के जरिए भी जनरेट कर सकते हैं, या आप सिंपली अपना PHP का कोड का ब्लॉक ब्रेक करके अपनी HTML लिख लें। जैसे यहाँ पर आप, इसको मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी HTML स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर आप बना लें एक डिव बना लें। इसको मैं कह लेता हूँ स्लाइड। हर एक स्लाइड के लिए एक कंटेनर जो है मैं बना लेता हूँ और इसको
यहाँ से कट करता हूँ, ये एको भी इसका बंद करते हैं और यहाँ पर PHP का ब्लॉक अपना दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अगेन अब हमें हर स्लाइड के अंदर आने वाले कंटेंट के लिए ऑब्वियसली वाइल का यूटिलाइज करना है, वाइल लूप को, तो वाइल लूप यहाँ पर हम दे देते हैं। अब इस वाइल लूप के अंदर भी यहाँ पर जो है वो आपने जहाँ पर अपनी HTML सिर्फ जनरेट करने के लिए आप इस ब्लॉक को, एकोज को आपने अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इस ब्लॉक को भी ब्रेक कर लें और यहाँ से अगेन ब्लॉक जो है वो स्टार्ट कर लें। तो इसको मज़ीद रिफाइन या सिंपल रखने के लिए हम ये इसकी इजाफी लाइन ब्रेक्स ख़त्म कर देते हैं। ओके, ओके। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया, अब जब आपने मल्टीपल लूप्स एक पेज के ऊपर इस्तेमाल करने हैं तो आप क्या करेंगे कि आप हर जो आपका लूप है या JWP क्वेरी का आपने मेथड इस्तेमाल किया है उसके बाद पोस्ट डाटा रीसेट करेंगे। अगर आप ये रीसेट नहीं करते हैं तो इसके बाद अगर आप दोबारा लूप बना रहे हैं तो ये आपका जो डाटा है वो रिपीट कर देगा, वो उसको ये कंसिडर करना शुरू कर देगा कि वही सिस्टम चल रहा है आपका। रीसेट पोस्ट डाटा से क्या होगा कि इस फंक्शन से ऊपर आने वाला जो भी WP क्वेरी का क्लास के जरिए जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसने जो डाटा फेच किया हुआ है उसको क्लियर कर देगा। और उसके बाद दोबारा जब आप WP क्वेरी का मेथड क्लास यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे नया, तो ये आपको नए सिरे से आपके आर्ग्यूमेंट्स की बेस के ऊपर ही सारा डाटा देगा। अब यहाँ पर आप अपना जो भी HTML आपने लिखना है वो आप लिख लें। जैसे कि मैं यहाँ पर अब ईच स्लाइड को हम स्लाइड के साथ कह लेते हैं बूटस्ट्रैप, क्योंकि लगा ही हुआ है तो इसको हम कह लेते हैं रो। और इसमें आ, एक कॉलम हम बनाएंगे इमेज के लिए और एक कॉलम हम बनाएंगे उसके डाटा के लिए। लेकिन अगर आप नोट करें तो आपके पास ये जो हमारा ये जो लेआउट है इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक में इमेज लेफ्ट साइड पर आ रहा है, एक में इमेज राइट साइड पर आ रहा है, और फिर अगेन जो इमेज है वो राइट लेफ्ट साइड पर। तो ये हमें पोजीशन चेंज करनी होगी, वो हम इफ के जरिए कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम अपना एक लूप के अंदर, जैसे आप देखते हैं, आप इनिशियलाइजेशन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्लाइड का काउंट भी साथ हम प्रिंट करवा लेंगे, 0 से स्टार्ट कर लेंगे या 1 से स्टार्ट कर लेंगे, और फिर इफ कंडीशन के जरिए हम देख लेंगे कि ये स्लाइड नंबर 1 है या 2 है या 3 है। तो हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू की बेस के ऊपर हम एक नई क्लास उसके ऊपर कोई लगा सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप की क्लास होती है पुल लेफ्ट या पुल राइट वाली, तो हम ये काम इफ के जरिए कर सकते हैं। लेकिन अभी सिंपल रखने के लिए मैं इसको कह लेता हूँ, इसको कॉल वैसे 12 होगा और कॉल MD इसको मैं रखता हूँ 4। ठीक है, और इसके अंदर हमने सिर्फ लेकर आनी है इमेज। और इमेज चूंकि हमने वो ACF में वो नहीं बनाई हुई, हमने फीचर्ड इमेज लगाया हुआ है, तो आप PHP का वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट में जो सिंपल फंक्शन होता है थंबनेल डिस्प्ले करवाने के लिए, वो होता है द पोस्ट थंबनेल। आप सिंपली ये लगाएंगे तो ये डिफॉल्ट थंबनेल साइज आपको दे देगा। लेकिन हमें जो है वो फुल साइज में ये इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पर फुल बता दें। और उसके अलावा अपने साइजेस कैसे रजिस्टर करते हैं ये हम लेटर ऑन देखेंगे। अपने साइजेस भी हम इमेज के रजिस्टर कर सकते हैं जब हमें चाहिए होंगे थीम में। ओके, तो इसी तरह से अब इस कॉलम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 8। और अब यहाँ पर हमने लेकर आनी है फील्ड्स। इसको सबसे पहले मैं कह लेता हूँ स्लाइडर हेडिंग। और इसमें आप सिंपली जो ACF की कोड एग्जांपल्स हैं ये आपने द फील्ड के फंक्शन के अंदर आपने उस फील्ड का नेम पास करना है। तो फील्ड नेम क्या है आपके पास। अब ये जो डाटा फेच कर रहा है ये इस जो करंट पोस्ट होगी उसी के अंदर से उस फील्ड के नेम को फेच करेगा। अब यहाँ पर कहाँ गई हमारी meta.php की फाइल। तो टाइटल का आप देख लें, ये नेम हमने रखा हुआ है, यहाँ पर फील्ड नेम दे देंगे। ओके, और अब
ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये तो सिर्फ पोस्ट फेच करके ला रहा है, तो पोस्ट तो नहीं है हमारी, तो एक कस्टम पोस्ट टाइप है। तो कस्टम पोस्ट टाइप आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए सिंपली पोस्ट का पैरामीटर होता है, यहाँ से पोस्ट एंड पेज पैरामीटर्स, इसमें ये पोस्ट टाइप, यहाँ से पोस्ट टाइप हम अब आर्ग्यूमेंट्स के लिए या तो आप अपनी एरे बना लें या इसी के अंदर एरे में पास करते जाएं वैल्यूज। तो हम आर्ग्यूमेंट्स की, अब आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पर हर एक के लिए हमें आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल भी अगर पेज के ऊपर सेम हो जाएगा तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर एक आपने पास पे एरे करनी है तो एरे की सूरत में हम यहाँ पर वैल्यूज पास करते जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर पोस्ट टाइप हो, पोस्ट टाइप नेम आपने बताना है अपना, जो आपका पोस्ट टाइप नेम है वो दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। पोस्ट टाइप नेम हमारे पास है कैटेगरी अंडरस्कोर स्लाइडर, और यहाँ पर वैल्यू भी देख लेते हैं आपने। ओके, सिंपल देनी है, कुछ वैल्यूज आपने अरेज की सूरत में पास करनी होती है, और उसके हर जब भी आप पोस्ट कॉल कर रहे हैं तो एक पोस्ट, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको आपने स्टडी करना है खुद से, सारे पैरामीटर मैं आपको यहाँ पर गिनवा नहीं सकता। पोस्ट स्टेटस आपने सारों के साथ लाजमी लगाना है कि आप मेक श्योर करें कि आप वही पोस्ट फेच कर रहे हैं इस लूप के अंदर जो कि पब्लिश, जिनका स्टेटस पब्लिश है। ड्राफ्ट वाली या डिलीटेड या ट्रैश इस तरह की पोस्ट आप फेच नहीं करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर एक और पैरामीटर है पोस्ट पर पेज का, जिसमें आप लिमिट लगाते हैं, पेजिनेशन पैरामीटर्स में आपके पास होगा पोस्ट पर पेज के आपने जितनी पोस्ट यहाँ पर फेच करनी है आप उनका काउंट बता देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 3 स्लाइड्स आए, 4 आए, 5 आए, अब उसने अगर 100 स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो वो तो आप फैच नहीं करेंगे, आप एक कोई ना कोई लिमिट तो लगाएंगे यहाँ पर। कोई एरर है हमारे पास? ओके, इसको इंट ही देना है हमने, इसको मैं कह लेता हूँ 3। ओके, एरर ये है कि हमने अरे पास करने शुरू कर दिया डायरेक्ट, हमने बताया नहीं है कि भाई ये अरे है वैल्यूज की। ओके, नाउ टेस्ट करते हैं। तो इसे क्या दिखाना चाहिए हमें कि जो हेडिंग है एक बेसिकली वो प्रिंट कर देनी चाहिए स्लाइड की। रीलोड करते हैं। ओके, तो यूआरएल और उसका इमेज आ गया हमारे पास। ओके सॉरी, हमने तो प्रिंट भी वहां पर ऑब्वियसली वो लिंक किया हुआ है। ये है स्लाइड हेडिंग का हमारे पास, यानी कि डाटा हमारा आ गया है, सिर्फ हमने गलत फील्ड इस्तेमाल कर ली है। और इसमें मैं ये जो हमारा कंटेनर है इनको एक मार्जिन भी दे देता हूँ, और इस सारे कोड को क्या करना है, हम पेज को ही एक कंटेनर लगा देते हैं कि डाटा जो है वो हमारा एक कंटेनर के अंदर आए। ओके, तो आपके पास जो है वो फील्ड्स का डाटा भी आ गया। अब डाटा को आप मैनेज करें कि अब ऑब्वियसली आपने इसको सिंपल तो नहीं रखेंगे, आप इसको
H2 H3 है, जो भी आपका एलिमेंट है हेडिंग का बन रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसके अंदर रखेंगे। और इसका जो कॉलम है वो हम बूटस्ट्रैप साथ ओपन कर लेते हैं। ओके, बूटस्ट्रैप में डॉक्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसके लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से मैं देख लूं कि वो पुल लेफ्ट और पुल राइट वाली उन्होंने नेम चेंज तो ना किए हों। तो इसके ऊपर काम मेरे ख्याल से, ये तो हमारे कॉलम्स बने हुए हैं, तो कॉलम्स के ऊपर फ्लोट तो काम नहीं करेगा, इसके ऊपर कॉलम्स की प्रॉपर्टीज ही आएंगी। सेल्फ अलाइन की होगी मेरे ख्याल से, अलाइन सेल्फ एंड। ये भी काम नहीं किया इसके ऊपर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। चलो इसको देखते हैं बाद में, पहले पूरा सारा डाटा लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हमने बाकी का डाटा लेकर आना है। ये हेडिंग तो हो गई हमारे पास। अब मोर लिंक है, वो आप उसी तरह से एक एंकर टैग बनाएं और उसके अंदर लगा लें। यूआरएल आपके पास आ रहा है, आपने सिर्फ उसकी एचआरएफ की फील्ड में यूआरएल लेकर आना है। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है वो ये है कि जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है इसकी वैल्यूज हम कैसे फैच करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिंपल फील्ड्स फैच करने की ऑप्शन तो है। यहाँ पर साथ डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर उसकी वैल्यू पहले देख लेते हैं कि हमारे पास आ किस तरह से रही है। इसको मैं कह लेता हूँ आइकन बॉक्सेस, और इसके अंदर हर एक आइकन जो है वो एक अपने इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर होगा। इसको मैं कह लेता हूँ आइकन बॉक्स। ओके, और इसमें अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने इमेज लेकर आना है उसका, उसके बाद उसका टाइटल लेकर आना है, और उसके बाद उसकी आपने जो लिंक है उसके ऊपर आपने वो लगाना है। लेकिन वो सारे काम करने से पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये इसकी जो हमें वैल्यू रिटर्न मिल रही है वो किस फॉर्मेट में रिटर्न मिल रही है। वो ऑब्वियसली अरे की सूरत में होगी। तो आइकन बॉक्स 1 में सबसे पहले मैं इसको गेट करते हैं, और गेट के बाद उसकी वैल्यू को चेक करते हैं प्रिंट आर वगैरह के जरिए। इसको मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको कह लेता हूँ box1 data इज इक्वल टू गेट फील्ड, और यहाँ पर उसका नेम दे देते हैं। ओके, और इसको अगर हम प्रिंट आर करें तो हमें पता लग जाएगा कि डाटा जो है वो इसका किस फॉर्मेट में या किस तरह से हमें मिल रहा है। ओके जी, अरे है
एरे के अंदर जो नेमिंग है उसकी वो आइकन है, और आइकन के अंदर हमारे पास उसकी फिर फर्दर आइकन की भी एक एरे है, उसके अंदर फर्दर आपके पास जो है वो उसका फाइल नेम आता है और उसका कंप्लीट यूआरएल आता है और सो ऑन। और अगर मैं इसके अंदर आने वाली सिर्फ आइकन की फील्ड को प्रिंट आर करूं, जैसे ये फील्ड नेम है आइकन, ओके, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास एक एरे है। तो मैं इसको करता हूँ आइकन, ओके। तो अब उस एरे के अंदर हमारे पास मजीद एक एरे है जिसमें उसके फर्दर पैरामीटर्स हैं, जिनमें उसका यूआरएल है, हमें बेसिकली यूआरएल ही चाहिए, और उसके अलावा उसके थंबनेल की भी डिफरेंट यूआरएल्स होंगे कि थंबनेल का यूआरएल डिफरेंट है, थंबनेल लार्ज, थंबनेल मीडियम या सो ऑन, और ये उसका रॉ यूआरएल होगा उस इमेज की फाइल का। तो मैं यहाँ से अगर इसके अंदर मौजूद एरे में से थंबनेल लेकर आना चाहूँ तो फिर हमें ये क्या रिटर्न करता है? अच्छा, एरे की वो कह रहा है इनवैलिड है। तो ये हमारे पास आ गया यूआरएल उसका डिफॉल्ट। तो ऑब्वियसली हमने जो की आईडी दी है थंबनेल की, थोड़ी सी वो डिफरेंट होगी, या वो एक फर्दर एरे के अंदर ना हो, वो देख लेते हैं। ओके, तो वो एक फर्दर साइजेस की एरे के अंदर फिर आपके पास एरे है थंबनेल की। मैं यहां से करता हूं साइजेस, और उसके बाद थंबनेल। तो उम्मीद है हमारे पास इसका थंबनेल का यूआरएल आ जाएगा। तो हमारे पास थंबनेल का यूआरएल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थंबनेल का यूआरएल जो है वो इस पूरे कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से अब सेव कर लेते हैं सेपरेट। इसको मैं कह लेता हूँ ओके। तो इस वेरिएबल में हमारे पास बाकियों के लिए हमें क्योंकि वो एरेज में नहीं है तो हमें उनको उनके लिए अलहदा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आइकन ले आते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ आइकन। अब आपने चूंकि थंबनेल का यूआरएल इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पर सोर्स में PHP का सिंपली फंक्शन पास करेंगे। सॉरी, इसको हम रखेंगे यहाँ से बाय। इसको एको कर लें बॉक्स 1 को, ओके। अब जो टाइटल है उसका वो आपके पास आ, इसको साथ प्रिंट और अभी हमने करना है उसका फील्ड नेम देखने के लिए।
ओके, तो ये देखिए आपके पास आइकन जो है वो आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह आप खुद मैनेज करेंगे। आइकन के बाद हमारे पास जो उसका नेम है वो देखना है हमने, कहाँ पे पड़ा हुआ है। कहाँ से कोड में देखते हैं, मुझे उधर से जरा उसकी समझ नहीं आ रही। ओके, तो लेबल की फील्ड में है हमारे पास, ये सिंपली प्रिंट करके देखते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ लेबल। आपके पास लेबल भी आ गया। अब इसके ऊपर जो आपने लिंक अप्लाई करना है, आ, वो आप चाहे इसको एक रख भी एंकर टैग के अंदर सकते हैं, इसको href के अंदर ही रख लेते हैं इस डाटा को। ओके, और अब जो है वो यहाँ पर आप उसका यूआरएल लेंगे। यूआरएल के भी लिए मेरे ख्याल से हमने क्या लिंक रखा हुआ उसका, आई बिलीव लेबल नाम। और इस प्रिंट आर को आप बंद कर देते हैं। ओके, तो ये अब हमारे पास लिंक भी बन गया। इस पर क्लिक करेंगे तो जो लिंक लगा हुआ है हमारे पास उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसकी थोड़ी सी, अब इसकी सिर्फ स्टाइलिंग रह गई है कि हमने इस तरह से स्टाइल करना है। और जो बॉक्सेस हैं वो आप मल्टीपल बॉक्सेस बनाएंगे। इसी तरह से आप इस बॉक्स को पूरे को रिपीट करेंगे। इसको जैसे मैं, ये पूरा बॉक्स है, इसको आप रिपीट करेंगे और सिंपली फील्ड नेम चेंज करते जाएंगे। इसको 2 कर लें, इसको भी आप 2 कर लें, या इस तरह से नेम रख लें इसके, बॉक्स 2 है। उसके अंदर जो आने वाला डाटा है, आप टोटल आपके जितने आपके बॉक्सेस हैं, आप उनकी जो वैल्यूज हैं उनको वो आप बना सकते हैं। और अगर आप इनको फिक्स नहीं करना चाहते कि अगर उस बॉक्स में कोई डाटा ही नहीं है, तो ये जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल को आप इस बॉक्स से ऊपर बना सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, या टॉप पर कहीं पर सारे बॉक्सेस बना लें। इसमें आपका डाटा आ रहा है, तो अगर उसमें कोई भी डाटा एंटर नहीं किया गया है तो वो एम्प्टी होगा आपके पास। तो इसको आप चेक कर लेंगे इफ कंडीशन में कि अगर तो ये है तो आप बॉक्स बनाएं। किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ से मैं ज़रा इसे कट अगर करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, और आप सिर्फ ये करेंगे, तो ये क्या करेगा कि अब इस तरह से आपने जो डाटा है वो अब ये आप यहाँ पर, अगर आपने अलहदा से आइकन नहीं भी वेरिएबल नहीं भी बनाना है, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके वेरिएबल्स सेव हो जाएं। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि मज़ीद 5 बॉक्सेस बनाने के बाद इसी तरह से 5 वेरिएबल्स बनाएंगे। और हर एक के लिए आपने यहाँ पर एक सेपरेट यूनिक वेरिएबल नेम रखा होगा। और इस कंडीशन में आप चेक कर लेंगे कि जी अगर इसमें कोई डाटा है तो ये बॉक्स बनाओ, अदरवाइज ये HTML भी ना बनाओ। तो अगर इसको हम टेस्ट करें और यहाँ पर एक मैं नई स्लाइड बनाऊं, और इस स्लाइड में अब ये ना हो कि वो बाय डिफॉल्ट कुछ एरेज और इनपुट दे भी दे। इसको मैं कह लेता हूँ स्लाइड 2।
तो हम उसको मज़ीद किसी इंडिविजुअल के साथ कंपेयर कर लेंगे कि उसमें कोई ना कोई डाटा मौजूद हो। इसको मैं कह लेता हूँ शॉप फॉर वुमेन। सॉरी, इस तरह से हमने टेस्ट नहीं करना, हमने तो इसका वो बॉक्स टेस्ट करना है, स्लाइड थोड़ी टेस्ट करनी है। तो बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर मजीद बॉक्स बनाना है बेसिकली हमने पहले। यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ, और बल्कि यहाँ पर तो यहाँ से तो हमने बनाया ही नहीं हुआ। मेटा में आते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं जो हमने डिलीट किया था, क्योंकि इधर से विजुअली बनाना ज़्यादा आसान है। वहाँ पे हम इस ग्रुप को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। अब ये बॉक्स 2 हो गया हमारे पास। ऑटोमेटिकली जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो ये इसकी नेमिंग आपकी उसी तरह से कर देगा। सेव करते हैं और कैटेगरी स्लाइड्स को, स्लाइड 1 को एडिट करते हैं। अब इसमें देखें इसके बॉक्स 2 में कोई डाटा नहीं है, तो इसको HTML जो है वो एक ही जनरेट करनी चाहिए। फ्रंट पेज पर आते हैं, दूसरी लगा भी लेते हैं, हमने फिलहाल जनरेट भी एक ही करवाई हुई है। कॉपी करते हैं इसे और इसको कह लेते हैं बॉक्स 2 डाटा, और यहाँ पर इसका नेम भी हम मेक श्योर कर लेते हैं कि वही है। ये इसका नेम ठीक है, वही है। यहाँ पर इसको बॉक्स 2 कर लेते हैं। ओके, और अब इसी कोड को जब हमने रिपीट करना है और हमने इसे कहना है कि भाई अगर बॉक्स 2 में कोई डाटा हो तो ये डिस्प्ले करवाओ, जहाँ जहाँ पर बॉक्स 2 डाटा हमने इस्तेमाल किया है, 1 इस्तेमाल किया सॉरी, यहाँ पर हमें वो भी रिप्लेस करना होगा कि वो बॉक्स 1 के डाटा ना दिखाई जाए। ओके, और अब रीलोड करते हैं, यहाँ से इसकी HTML चेक कर लेते हैं कि एक ही जनरेट हुई है। ओके, तो आपके पास एक ही बॉक्स जनरेट हुआ है। जब दूसरे बॉक्स में डाटा आएगा तभी आपके पास दूसरा बॉक्स, कोई भी डाटा अगर एक भी फील्ड आ गई है तो उसमें वो उसको जनरेट कर देगा। यहाँ से ये लगा देते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपके पास दूसरा बॉक्स भी आ गया। किसी एक फील्ड में भी कोई भी डाटा अगर उस बॉक्स में होता है तो आपके पास आ जाएगी। अब इसी तरह से आपने आइकन बॉक्स 1 बना लिया है, आप आइकन बॉक्स 2 बनाएंगे और इसी तरह से सो ऑन। और अगर हम इसकी ऑप्शंस को देखें, इसमें देखें कि कहीं रिपीट टेबल की ऑप्शन हमें मिलती है कि नहीं। क्लोन की भी एक ऑप्शन होती है, क्लोन की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मेटा बॉक्स में मेरे ख्याल से क्लोन की भी आपके पास ऑप्शन होती है कि फील्ड को यूजर जो है वो क्लोन कर सके। वो क्लोन की ऑप्शन इनके मेरे ख्याल से फ्री वर्जन में नहीं है। ओके, तो ये काम अब आपका यहाँ तक इस तरह से हो गया। हमने अब जो बैकएंड से कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी और जो हमने कस्टम फील्ड्स बनाई थी उनको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाना भी सीख लिया है। अब आपने इसी तरह से इसकी HTML जनरेट करनी है। HTML में
सिंपली अभी आप क्या करें प्रैक्टिस के लिए, बूटस्ट्रैप का जो स्लाइडर लगा हुआ है उसी को स्लाइडर को लगा लें और हर स्लाइड के अंदर उसको आप इस कोड के जरिए, यानी कि वो जो स्लाइड का कोड होता है आपने अपने यहाँ पर जो जहाँ पर हमने ये रो वगैरह इस्तेमाल की हुई है, अब यहाँ पर अपनी वो बूटस्ट्रैप की जो स्लाइड का कोड है उस HTML को इस्तेमाल कर लें। और बूटस्ट्रैप का आप इस तरह का अब इसका लेआउट और इसकी स्टाइलिंग और इसकी जो चीज़ें हैं वो करनी शुरू करें। ये एक्सरसाइज फाइल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर ये चाहिए हो। अगर आप खुद से कोड कर रहे हैं तो खुद से सारी चीज़ें कर लें। और अब जो है वो आ जाते हैं, अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ लें ताकि क्लास को वाइंड अप करें। हाँ जी, सो गए हो सारे? नहीं सर, इंशाल्लाह ये लूप पे काम करते हैं, फिर इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछेंगे ग्रुप में। सर ये पोस्ट टाइप में आगे फिर ये अभी लूप्स इंपॉर्टेंट है, इसके आगे फिर वो कौन से टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे इसमें? पहले ये तो क्लियर करो, अभी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। अभी तो वो कॉमर्स शुरू करना हमने, थीम तो हम वो कॉमर्स का बना रहे हैं, तो वो कॉमर्स का भी कोड स्टडी करना हमने, उनकी वो जो जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो कॉमर्स के वो भी बनाने हैं। पहले ये चीज़ें अपनी बेसिक कवर कर लें हम। ये जब ये जो चीज़ें बननी थी ये अभी इसकी भी हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनानी है ब्रांड्स की। आप अब इसकी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता, अब ये सिंपल है, ये तो आप कर सकते हैं, इसको भी प्रैक्टिस करें। ब्रांड्स की एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर आपको इसके अंदर मेटा फीड्स आपको कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, थंबनेल और उसका यूआरएल ही चाहिए। तो इसको भी आप कर लें, मेटा बॉक्सेस बना लें, ब्रांड्स की पोस्ट टाइप बना लें, उसमें फीचर्ड इमेज यूज़ कर लें और यूआरएल यूज़ कर, यूआरएल तो वैसे ही उसका हर पोस्ट का अपना बन जाता है, तो इसमें आपको मज़ीद कोई भी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ आपको फीचर्ड इमेज चाहिए होगा ब्रांड का। ये भी पोस्ट टाइप बना के इसको प्रैक्टिस इसकी शुरू कर लें, प्रैक्टिस के तौर पर ये पोस्ट टाइप बना लें और इसका लेआउट फ्रंट एंड पर इस तरह से बनाकर इनको डिस्प्ले करवा लें। ठीक है सर। ये लूप्स आपके बहुत काम आने हैं, क्योंकि ये WP क्वेरी की क्लास ही हर जगह यूज़ होनी है। वर्डप्रेस का कोई भी डाटा जब हम फैच कर रहे हैं, जैसे अगर हमने इस सर्च बार को भी जब डायनामिक बनाना होगा, यानी कि क्लिप एजेक्स बेस्ड बनाना होगा अपने लेआउट में, तो हम ये क्वेरी ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। सिर्फ एजेक्स की, वर्डप्रेस की एजेक्स पढ़ेंगे, वर्डप्रेस के एजेक्स का फंक्शन बस पढ़ेंगे, और उसमें फिर वो ऑब्वियसली हर जगह पर क्वेरी ही, WP क्वेरी ही आपकी यूज़ होगी। यहाँ पर भी पोस्ट हम क्वेरी से फैच करेंगे, कस्टम पोस्ट टाइप बताएंगे कि जी ये प्रोडक्ट सिर्फ फैच करके लाओ, और इस तरह से सो ऑन। ये क्वेरी की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें ये आप देख रहे हो कि बहुत कुछ है, सिर्फ सिंपल जो है ना चीज़ें नहीं है, इसके सैकड़ों की तादाद में इसके पैरामीटर्स हैं जो आप लगाने हैं, जो आपने जो इस्तेमाल करने सीखने हैं। ठीक है, तो इनमें फिर आपको फ्यूचर में जब मज़ीद कॉम्प्लेक्स डाटा आपने फैच करना है होगा तो फिर आपको इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम फील्ड्स की बनाएं, प्रैक्टिस करें, और इसका लेआउट वगैरह ज़रा सीधा करें, ऐसा लेआउट बनाएं। HTML CSS इसकी पूरी प्रॉपर बनाकर मुझे नेक्स्ट क्लास तक बतानी है, ताकि हम फिर उसको अपने जिसकी सही होगी उसको मैं लगा दूंगा सोर्स फाइल में भी। इंशाल्लाह सर। ठीक है, समझ आ गई है सारी चीज़ों की, क्लोज करें क्लास। चलो ठीक है, फिर इसकी अब प्रैक्टिस करें। और फिर आज बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर इसीलिए नहीं की कि 3 ही बंदे हो, तो बाकी फिर ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, आप लोग भी देखो, सारों को मैसेज किया करो, टाइम से बुलाया करो। ये भी आप लोगों ने पैसे भरे हुए हैं यार, ख्याल करो, मतलब सारे ज़ाया क्यों कर रहे हैं अपना टाइम, और वो टाइम अगर
नहीं बन रहा तो टाइम चेंज करना है तो बाकी सारे ग्रुप में मैसेज करके पूछ लो कौन से टाइम पर आते हैं, उस टाइम पर क्लास कर लिया करेंगे। कोई बंदा मिस ना हो ना। मुझे आप लोगों को पता नहीं फील होता नहीं होता, मुझे बड़ा फील होता है कि आप लोगों ने पैसे भरे हुए हैं तो फिर वो क्लास भी अटेंड ना करो, तो मैं समझता कि वो ज़ाया जा रहे हैं चीज़। यूनिवर्सिटी में तो आपने फीस भरी होती है तो वहाँ तो सारे टाइम से पहुँचते हैं, लेट होने पे जुर्माने करते हैं, और वो फिर वहाँ तो आपको बड़ी कदर होती है। इसको भी थोड़ा सीरियस होके सीखें ताकि जो है वो आप लोग जो है बस सीख के कुछ निकल जाए इस ग्रुप से। ये ना हो कि बैच एंड होने के बाद भी आपको आता जाता कुछ ना हो, क्योंकि क्लासें अटेंड नहीं की हुई। रिकॉर्डिंग से सीखना हो तो यूडमी पर सो थोड़े कोर्स पड़े हैं, रिकॉर्डिंग से वो चीज़ नहीं होती जो आप लाइव क्लास में सीखते हो। ठीक है, तो चलो इसको चलो सर। क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह फिर वेंसडे को मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को मूव ऑन करते हैं। जी सर।